नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं मानव शरीर पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट को लेकर। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने लास्ट कुछ क्लासेस के माध्यम से मानव शरीर को बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश की, जिसके अंतर्गत बहुत सारे स्पेसिफिक सिस्टम बनते हैं जहां से सीधे सीधे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी तक हमने सभी सिस्टम्स को कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि सभी सिस्टम्स को आपने बहुत अच्छे से कवर किया होगा और इसके अंतर्गत जो भी मैंने स्पेसिफिक पॉइंट आपको बताए, जहां जहां से ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं, उन सभी पॉइंट को कवर करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि सभी पॉइंट आपको इजीली क्लियर हो पाए होंगे। अब हम इस टॉपिक पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और आगे आने वाले क्लासेस तक लगभग हम 100 प्रश्न इस टॉपिक पर बेस्ड सॉल्व करेंगे, जिससे आपको आइडिया होगा कि मानव शरीर पर बेस्ड किस तरीके के प्रश्न आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और अगर आप यहाँ पर सभी प्रश्नों को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपको सुपर टेट में यहीं से 2 से 3 प्रश्न आपको सीधे सीधे देखने को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। यानी कि जो स्टूडेंट्स मानव तंत्र होता है, यानी कि ह्यूमन सिस्टम होता है, इसमें से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी कहता है गैस्ट्रीन, ऑप्शन सी कहता है टाइलिन और ऑप्शन डी कहता है पेप्सिन। तो आपको बताना है कि जो मानव का सिस्टम होता है इसमें से कौन सा एक ऐसा एंजाइम है जो पाचक एंजाइम्स के अंतर्गत आपने नहीं पढ़ा है। उम्मीद करता हूं कि आप सीधे सीधे क्वेश्चंस को समझ पाए होंगे। तो इस क्वेश्चंस का राइट ऑप्शन हो जाएगा गैस्ट्रीन, क्योंकि आपने ट्रिप्सिन नामक एंजाइम के बारे में भी पढ़ा होगा, टाइलिन नामक एंजाइम के बारे में भी पढ़ा होगा और पेप्सिन नामक एंजाइम के बारे में भी पढ़ा होगा। जब हम सिस्टम डिस्कशन कर रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अंतर्गत हमने सभी एंजाइम्स को डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पर गैस्ट्रीन नाम का कोई एंजाइम हमने डिस्कस नहीं किया होगा और यही इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। तो आप समझ सकते हैं कि एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, जो नहीं वाले क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जामिनर का फोकस होता है कि आप चीज़ों को डीपली पढ़ें। जब आप डीपली पढ़ेंगे तभी आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। और आपने देखा होगा इस तरीके के सवाल ज़्यादातर आपको सीटेट में देखने को मिलते हैं कि 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट होता है और चौथा ऑप्शन आपको छांटना पड़ता है। और चौथे ऑप्शन वही छांट पाएगा जो टॉपिक को डिटेल में अच्छे से समझकर पढ़कर आएगा। रट्टे मारने से ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि तुक्के आपके 1-2 लग सकते हैं, बार बार नहीं लगते। तो इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि आप चीज़ों को जो भी पढ़े, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में कौन सा टॉपिक है और उस टॉपिक को इस तरीके से पढ़े कि इससे अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो आपसे दूर ना जा पाए। आपने कहीं पर भी गैस्ट्रीन नामक एंजाइम नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि इस तरीके का कोई एंजाइम होता ही नहीं है और एग्जामिनर ने इस ऑप्शन को इसीलिए रखा ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य, यानी कि इसमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसका कार्य है यकृत, यानी यकृत कार्य करता है उसको बनाने का। तो ऑप्शन ए कहता है लाइपेज, ऑप्शन बी कहता है यूरिया, ऑप्शन सी कहता है श्लेष्मा और ऑप्शन डी कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आपको बताना है कि यकृत का कार्य कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स यूरिया, यानी कि यूरिया का जो निर्माण होता है वो यकृत के द्वारा होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। और ये मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत बताया हुआ है कि यूरिया का जो निर्माण होता है वो आपका यकृत करता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है। यानी कि निगरण और उल्टी, यानी कि जब आपको वोमिटिंग होता है तो उसके लिए कौन सा एक ऐसा भाग है जो इसका केंद्र का कार्य करता है, नहीं जिसकी वजह से हमें उल्टी आती है। ऑप्शन ए कहता है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन बी कहता है प्रमस्तिष्क, ऑप्शन सी कहता है मेडुला ओब्लांगेटा और ऑप्शन डी कहता है पोन्स। तो आपको बताना है कि उल्टी के लिए कौन सा मस्तिष्क का भाग जिम्मेदार होता है। तो आपने जब मानव मस्तिष्क को अच्छे से डिस्कस किया
तो आपने जब मानव मस्तिष्क को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता है कि उल्टी के लिए कौन सा पॉइंट जिम्मेदार होता है। तो इसके लिए जो जिम्मेदार होता है स्टूडेंट्स वो होता है आपका मेडुला ओब्लांगाटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इसी तरीके के क्वेश्चंस ही आपको सुपर टेट में भी देखने को मिलेंगे। सीधे सीधे इजी लेवल के क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके के प्रश्न आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इसी तरीके के क्वेश्चंस ही आपको सुपर टेट में भी अवश्य देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है कि जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब, ऑप्शन ए कहता है घट जाता है, ऑप्शन बी कहता है बढ़ जाता है, ऑप्शन सी कहता है उतना ही रहता है और ऑप्शन डी कहता है बदलता रहता है। तो आपको बताना है कि जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाते हैं, वृद्ध का मतलब बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड एज के हो जाते हैं, तो सामान्यतः उनका जो ब्लड प्रेशर होता है यानी कि जो रक्त का दाब होता है जिसे हम बीपी बोलते हैं, तो वो क्या होता है। तो आपको पता होगा कि जब इंसान की आयु बढ़ती जाती है तो उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो घटता जाता है। इसका मतलब राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। स्टूडेंट जैसे जैसे किसी भी व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है तो उसके जो बीपी है यानी कि जो ब्लड प्रेशर है वो घटता जाता है। हालांकि आपने बीपी हाई और बीपी लो पढ़ा होगा, ये एक बीमारी है, लेकिन नॉर्मल जो व्यक्ति होते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उनका जो रक्त का दाब होता है यानी कि जिसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो यही आपसे पूछा गया, इसका मतलब राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि घट जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है कि जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में कौन सा पदार्थ जमा होता है। यानी कि जब वृक्क मतलब स्टूडेंट जब आपकी किडनी कार्य करना बंद कर देती है तो कौन सा पदार्थ जमा होता है। ऑप्शन ए कहता है शरीर में वसा जमा होता है, ऑप्शन बी कहता है शरीर में प्रोटीन, ऑप्शन सी कहता है रक्त में शर्करा और ऑप्शन डी कहता है रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हमारी किडनी कार्य करना बंद कर देती है तो हमारी बॉडी में कौन सी चीज़ें जमा होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, क्योंकि किडनी का कार्य होता है आपके ब्लड की प्यूरिफाई करना, और अगर ब्लड को वो सही तरीके से प्यूरिफाई नहीं करेंगे तो उसमें गंदगी यानी कि अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस को देखते साथ ही आप राइट ऑप्शन तक पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया। अगर आपने कंटेंट को अच्छे से कवर किया होगा तो आपको रियलाइज़ हो रहा होगा कि किस तरीके से एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं और ऐसे प्रश्नों के उत्तर आपको कैसे देने होते हैं। और अगर आपने नहीं देखा है सभी कंटेंट, सभी सिस्टम को अच्छे से अध्ययन नहीं किया है, तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर मानव शरीर पर बेस्ड मैंने जितने भी सिस्टम पढ़ाए उन सभी को एक बार अच्छे से देखिए। उसमें मैंने सिर्फ उन्हीं पॉइंट को रखा है जो सीधे सीधे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल के रूप में पूछे जाते हैं। अगर आप उनको अच्छे से देखेंगे तो ये सभी प्रश्न आपको बहुत ही ईजी लगेंगे और इसी तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं मानव शरीर पर बेस्ड जो लगभग 100 प्रश्न आगे आपको कराने वाला हूँ, ये 100 के 100 प्रश्नों को छांटने में बहुत समय लगे हैं और कहीं ना कहीं देखा गया है कि ये क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पूछे जा रहे हैं। जैसे एसएससी है, एनडीए है, सीडीएस है, यहाँ तक के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, यूपी पीसीएस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी शामिल किया गया है, तभी ये 100 क्वेश्चन बने हैं। और मानव शरीर पर बेस्ड आपके सुपर टेट में 2 से 3 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे, क्योंकि बायोलॉजी के अंतर्गत सबसे बड़ा टॉपिक यही माना जाता है। तो इसके अंतर्गत जो भी प्रश्न बनेंगे, अगर आप इन सभी प्रश्नों को एक बार अच्छे से कर लेते हैं और कंटेंट को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो चाहे कैसा भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने आपसे दूर नहीं जा सकता, आप इजीली उन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और आप कंटेंट को अच्छे से रिवाइज करेंगे और फिर क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य, यानी कि जो स्टूडेंट्स हमारा शरीर होता है इसमें जो हीमोग्लोबिन होते हैं इसका कार्य क्या है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन बी कहता है जीवाणु को नष्ट करना, ऑप्शन सी कहता है रक्त तल्पता को रोकना और ऑप्शन डी कहता है लौह का उपयोग। तो आपको बताना है कि हमारी ह्यूमन बॉडी में जो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ये भी पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन क्या है। तो एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो हमारे
हमारे शरीर में पाए जाते हैं। और हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं बाहर एटमॉस्फेयर से, उस ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू शरीर के हर एक हिस्से में पहुंचाने का जो कार्य करते हैं वो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन का होता है। तो सीधा सीधा वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो आप बताएंगे कि ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कि मानव के श्वेत रक्त कण WBC का व्यास होता है लगभग, यानी कि स्टूडेंट्स मानव के शरीर में जो श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती है जिसको हम WBC कहते हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल कहते हैं, इसका व्यास आपसे पूछा गया है कि इसका व्यास लगभग कितना होता है। ऑप्शन ए कहता है 0.007 मीटर, ऑप्शन बी कहता है 0.7 mm, ऑप्शन सी कहता है 0.07 मीटर और ऑप्शन डी कहता है 0.007 mm। तो आपको बताना है कि ह्यूमन बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल होता है, जिसे हम WBC कहते हैं, इसका व्यास कितना होता है। तो इसका व्यास होता है स्टूडेंट्स आपका 0.007 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस देखते साथ ही आप राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है कि आयोडीन युक्त हार्मोन है, यानी कि स्टूडेंट्स ऐसा कौन सा हार्मोन है जो आयोडीन युक्त है, ये आपसे पूछा गया है कि आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा। ऑप्शन ए कहता है थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी कहता है इंसुलिन, ऑप्शन सी कहता है एड्रीनेलिन और ऑप्शन डी कहता है टेस्टोस्टेरोन। तो ये सभी आपके हार्मोन है, लेकिन इसमें से कौन सा हार्मोन ऐसा है जो आपका आयोडीन युक्त हो, यानी कि जिसमें आयोडीन उपस्थित हो। तो आयोडीन युक्त हार्मोन जो है स्टूडेंट्स वो है आपका थायरॉक्सिन, मतलब राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी आप इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है कि इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है, यानी कि स्टूडेंट्स जो रक्त दाब होता है जिसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, इसका मापक यंत्र यानी कि इसको नापने वाला मशीन कौन सा है। ऑप्शन ए कहता है स्फेरोमीटर, ऑप्शन डी कहता है अनीमोमीटर, ऑप्शन सी कहता है स्फिग्मोमैनीमीटर और ऑप्शन डी कहता है अमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ब्लड प्रेशर मापक यंत्र होता है वो होता है आपका स्फिग्मोमैनीमीटर होता है, इसका राइट ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि रक्त दाब मापने वाला जो मापक यंत्र होता है उसका नाम होता है स्फिग्मोमैनीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है कि सर्वाग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है, यानी कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसको हम सर्वाग्राही कहते हैं। सर्वाग्राही मतलब शब्द से आप समझ सकते हैं कि सभी के ब्लड को ग्रहण करना, ग्राही मतलब होता है ग्रहण करना। तो सभी के ब्लड को कौन सा ब्लड ग्रुप ग्रहण कर सकता है। अगर आपने रक्त परिसंचरण तंत्र को अच्छे से कवर किया होगा तो उसमें मैंने सभी वर्ग को अच्छे से डिफाइन किया, यानी कि 4 वर्ग होते हैं ए बी और ओ, और उसमें सर्वाग्राही कौन होता है, सर्वदाता कौन होते हैं, सभी को मैंने बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि सभी चीज़ों को आपने अच्छे से कवर किया होगा। तो क्वेश्चंस देखते साथ ही आप राइट ऑप्शन तक पहुंच पाए होंगे। ऑप्शन ए कहता है ए बी, ऑप्शन बी कहता है ओ, ऑप्शन सी कहता है बी और ऑप्शन डी कहता है ए। तो आपको बताना है कि सर्वाग्राही कौन सा रुधिर वर्ग है। तो सर्वाग्राही जो रुधिर वर्ग है स्टूडेंट्स वो है आपका ए बी, यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। ए बी एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसको आप ए ब्लड ग्रुप को भी चढ़ा सकते हैं, मतलब ए ग्रुप के ब्लड को भी आप ए बी को दे सकते हैं, बी ग्रुप के ब्लड को भी चढ़ा सकते हैं, ओ ग्रुप के ब्लड को आप सभी को चढ़ा सकते हैं, और ए बी वो खुद है तो वो अपनी ग्रुप को भी इजीली ग्रहण कर सकता है, इसलिए ए बी को सर्वग्राही बोला जाता है। और जो ओ होता है उसको हम सर्वदाता बोलते हैं, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप वाला जो होता है स्टूडेंट्स वो सर्वदाता कहलाता है, मतलब उसके ब्लड को आप सभी को चढ़ा सकते हैं, चाहे वो किसी भी ब्लड ग्रुप का है। ओ वाला ब्लड जो होता है वो आप किसी को भी चढ़ा सकते हैं, तो इसलिए उसको सर्वदाता बोला जाता है। और किसी के भी ब्लड को खुद जो ग्रहण कर सकता है वो होता है सर्वाग्राही, जो होता है आपका ए बी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है कि मानव हृदय में कक्षा की संख्या है, यानी कि जो मानव का हृदय होता है, ह्यूमन हार्ट होता है, इसमें कितने चैम्बर होते हैं, कक्षाओं की संख्या आपसे पूछी गई है। ऑप्शन ए कहता है 4,
ऑप्शन बी कहता है 2, ऑप्शन सी कहता है 3 और ऑप्शन डी कहता है 5। तो आपसे पूछा गया कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या बताइए। तो मानव हृदय में जो कक्षों की संख्या होती है स्टूडेंट्स वो होती है 4, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो ये सभी पॉइंट मैंने उसके अंतर्गत बताए हुए हैं और सीधे सीधे वहीं से ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं। तो कंटेंट और क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कंटेंट को अच्छे से कवर करते हैं और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा और आपको रियलाइज़ होगा कि हम सही डायरेक्शन में है या फिर नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है कि स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है, यानी कि जो स्टूडेंट्स स्तनपाई होते हैं उसमें श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है। तो श्वेत ग्रंथियां किससे संबंधित होती है? ऑप्शन ए कहता है अतिरिक्त लवणों को निकालने से, ऑप्शन बी कहता है नाइट्रोजनी अपशिष्टों के उत्सर्जन से, ऑप्शन सी कहता है ताप नियमन से और ऑप्शन डी कहता है यौन आकर्षण से। तो आपको बताना है कि जो स्तनपाइयाँ होती हैं उनमें जो श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं वो किससे संबंधित होते हैं? तो जो श्वेत ग्रंथियाँ होती है स्टूडेंट्स इसका संबंध होता है आपके ताप नियमन से, यानी कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए श्वेत ग्रंथियों का संबंध होता है। अगर स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां हैं तो उसका सीधा सीधा संबंध है कि वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके। मतलब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो बॉडी के टेम्परेचर को कम कर सके और जब टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का कम होता है तो बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा सके। इसके लिए श्वेत ग्रंथि का निर्माण होता है। तो इसीलिए सीधा सीधा संबंध इसका हो जाएगा ताप नियमन से, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है? यानी कि कौन सा एक ऐसा जीव है जिसमें पसलियाँ, जिसे हम रिब्स कहते हैं, उनकी संख्या 24 है? तो ऑप्शन ए कहता है मगर, ऑप्शन बी कहता है सांप, ऑप्शन सी कहता है मत्स्य और ऑप्शन डी कहता है मानव। तो स्टूडेंट्स आपने मानव यानी कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम पढ़ा होगा, जिसके अंतर्गत मैंने मानव के 206 हड्डियों को डिफाइन किया और हर एक पॉइंट को मैंने डिटेल में बताया है। किसी भी तरीके से आपके अगर स्केलेटन सिस्टम कंकाल तंत्र से सवाल पूछे जाते हैं तो आप इजीली उसके राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है कि पसलियों की संख्या 24 किस में है, तो सीधा सीधा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मानव में, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन देखते साथ ही आप राइट ऑप्शन तक पहुंच पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है कि मानव त्वचा का रंग बनता है, यानी कि जो मानव ह्यूमन का जो स्किन होता है स्टूडेंट्स, इसका कलर कैसे बनता है? ऑप्शन ए कहता है हीमोग्लोबिन से, ऑप्शन बी कहता है इंसुलिन से, ऑप्शन सी कहता है एड्रीनेलिन से और ऑप्शन डी कहता है मेलानिन से। तो आपको बताना है कि मानव त्वचा का जो रंग होता है वो किस तरीके से बनता है। तो मानव त्वचा का जो रंग होता है स्टूडेंट्स वो आपके मेलानिन के कारण होता है, यानी कि जिनमें मेलानिन की मात्रा कम होगी उनका जो त्वचा है, उनकी जो स्किन है वो फेयर होंगी, और जिनमें मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होंगी उनकी त्वचा थोड़ी डार्क होगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, और इसके बारे में सभी मैंने पॉइंट आपको कंटेंट के दौरान समझा रखा है। उम्मीद करता हूं कि कंटेंट को आपने अच्छे से कवर किया होगा। तो इन प्रश्नों को देखकर आपको रियलाइज़ हो रहा होगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है कि EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? मतलब EEG का जो आप टेस्ट करते हैं वो किसकी गतिविधि को दर्ज करने के लिए आप करते हैं? ऑप्शन ए कहता है हृदय, ऑप्शन बी कहता है फेफड़े, ऑप्शन सी कहता है मस्तिष्क और ऑप्शन डी कहता है मांसपेशियां। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ECG, यानी कि ECG के जो जांच है ये किसके लिए किया जाता है? तो ECG का जो संबंध होता है वो आपके होते हैं हार्ट से, मतलब हृदय से। कभी भी आपको हृदय की जांच करनी हो तो उस जांच को बोलते हैं हम ECG, जो मैंने कंटेंट के दौरान आपको बता रखा है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया EEG का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो EEG का प्रयोग किया जाता है आपके मस्तिष्क के जांच के लिए, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल
राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से आपसे सवाल पूछा गया और ऑप्शन ए हृदय भी रखा गया है कि क्वेश्चंस को घुमाया गया है, यहाँ पर EEG पूछा गया है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स अगर ऊपर से स्टडी करेंगे, चीज़ों को समझ कर नहीं करेंगे तो सीधा सीधा हृदय के साथ भी जा सकते थे, क्योंकि बीच में एक C और E में ही कन्फ्यूज़न है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको पढ़ने के बावजूद भी कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप कोई भी चीज़ पढ़े उसको बार बार रिवाइज करें, तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और आप राइट ऑप्शन तक ईजिली पहुँच पाएंगे। स्टूडेंट्स, सुपर टेट में एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इसलिए ज़रूरी ये है कि आपकी तैयारी तो अच्छी हो, पहले आप सिलेबस को अच्छे से कवर करें, फिर उसको रिवाइज करें समय समय पर, क्योंकि यही एक एक मार्क्स जो आप इजी समझकर जल्दबाजी में गलत करेंगे, ऐसे क्वेश्चन मिस्टेक्स की वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत भी आने वाले समय में हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को अच्छे से डिटेल में और समझ बेस पर पढ़े तो आपको आसानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है। यानी कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो सेक्स हार्मोन का स्त्रावन करता है। ऑप्शन ए कहता है एड्रीनल ग्रंथि, ऑप्शन बी कहता है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी कहता है पिट्यूटरी ग्रंथि और ऑप्शन डी कहता है सेबेसियस ग्रंथि। तो आपको बताना है कि सेक्स हार्मोन का स्त्रावन कौन सी ग्रंथि करती है। तो ये मैंने आपको अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत बहुत सारी ग्रंथियों को मैंने डिस्कस किया और उसमें मैंने आपको बताया है कि सेक्स हार्मोन का स्त्रावन करने का जो कार्य होता है स्टूडेंट्स, वो होता है आपके एड्रीनल ग्रंथि का। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन देखते साथ ही आप राइट ऑप्शन तक इजीली पहुँच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहता है कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन की सबसे ज़्यादा बंधुता किसके साथ होती है। ऑप्शन ए कहता है ऑक्सीजन के लिए, ऑप्शन बी कहता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ऑप्शन सी कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए और ऑप्शन डी कहता है नाइट्रोजन के लिए। यानी कि स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन हमारे शरीर में पाई जाती है, तो इस प्रोटीन का जो सबसे ज़्यादा संबंध होता है वो होता है आपके ऑक्सीजन से, क्योंकि बाहर से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक हिस्से में पहुंचाने का जो कार्य होता है वो हीमोग्लोबिन का होता है। इसी वजह से हीमोग्लोबिन का जो सबसे ज़्यादा संबंध होता है वो ऑक्सीजन के लिए होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आप समझ पा रहे हैं कि एग्जामिनर किस तरीके से व्यावहारिक जीवन से जोड़कर क्वेश्चंस पूछ रहा है, सीधा सीधा नहीं पूछ रहा है कि हीमोग्लोबिन का संबंध किससे है। इसमें आपसे पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन का अधिकतम संबंध किससे, क्योंकि जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़बरदस्ती हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करता है, जिस वजह से आपने कभी कभी रियलाइज़ किया होगा कि जब आप बस में ट्रैवल करते हैं तो आपको हेडेक की समस्या आती है। तो वो इसी वजह से आती है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है कि बस में बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा और ऑक्सीजन का लेवल वहाँ हो जाता है कम। बाहर आपको दहन की वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में भी देखने को मिलते हैं, यानी कि बस के चारों तरफ। तो इसलिए वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर जो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करती है और इसी वजह से आपको हेडेक की समस्या या जी मचलाना, अधिकतर लोगों को उल्टियां आना, ये स्वाभाविक है। इसके लिए जिम्मेदार होता है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर आप स्वस्थ शरीर में हैं और आप कहीं पर कोई ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है वो ज़्यादातर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन को ह्यूमन बॉडी के सभी हिस्सों में भेजने का कार्य करती है। और वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन की सबसे अधिकतम बंधुता किससे है, तो वो है आपके ऑक्सीजन से। तो आप समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चंस को किस तरीके से एग्जामिनर ने घुमाया है और इसी तरीके के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कहता है कि मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है स्टूडेंट्स, हमारी ह्यूमन बॉडी में पैरों की जो हड्डियां हैं वो कौन सी। ऑप्शन ए कहता है ह्यूमरस एवं उरु अस्थि, ऑप्शन बी कहता है फिबुला एवं टिबिया अस्थि, ऑप्शन सी कहता है फिबुला एवं उष्मा अस्थि और ऑप्शन डी कहता है टिबिया एवं वही प्रकोष्ठिता।
यानी कि सीधा सीधा यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मानव शरीर में जो पैरों की हड्डियाँ हैं वो इनमें से कौन सा है। तो अगर आपने कंकाल तंत्र को अच्छे से पढ़ रखा है, उसमें मैंने 206 के 206 हड्डियों को डिटेल में आपको इसीलिए बताया है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस इस लेवल से पूछे जाते हैं। तो कैसे भी अगर इजी क्वेश्चंस पूछे जाए तो भी आप बता सके, और अगर डेप्थ से क्वेश्चंस पूछे मानव शरीर से तो आपसे दूर ना हो पाए, इसीलिए कोशिश रहती है कि आपको अच्छे से चीज़ों को कॉन्सेप्ट वाइज समझाया जाए। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन देखते साथ ही आप राइट ऑप्शन पर पहुँच पाए होंगे, क्योंकि मानव शरीर में जो पैरों की हड्डियाँ हैं वो है आपके फिबुला और टिबिया वाला ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नंबर बी। जो फिबुला और टिबिया जो हड्डी है स्टूडेंट्स वो हमारे पैरों में पाई जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चंस देखते साथ ही इसके राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कहता है कि यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब, यानी उसका रक्तदाब क्या होगा। तो कहने का मतलब रुधिर वाहिका का मतलब है स्टूडेंट्स कि जो हमारी नलिकाएं होती है जहां से ब्लड फ्लो होता है, वो वाहिकाएं अगर त्रिज्या उसकी कम हो जाएगी, मतलब उसका रेडियस कम हो जाएगा, तो रक्त का दाब ब्लड प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए कहता है बढ़ेगा, ऑप्शन बी कहता है घटेगा, ऑप्शन सी कहता है उतना ही रहेगा, और ऑप्शन डी कहता है पुरुषों में बढ़ेगा और महिलाओं में घटेगी। अगर मान लीजिए आपकी रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए, तो जब त्रिज्या कम हो जाएगा, पहले ज़्यादा था अब कम हो गया, तो उस पर दबाव बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो सीधा सीधा ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब बढ़ेगा। तो ये होता है स्टूडेंट जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। आपको पता होगा कि डॉक्टर अधिकतर बोलते हैं मैक्सिमम लोगों को कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ। तो कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या होता है कि आपकी जो नलिकाएं उसके चारों तरफ जो है फैट की परत जम जाती है, और वो फैट क्या करता है सर्दियों में, जब आपको पता है कि जैसे घी जमना स्टार्ट हो जाता है, तो फैट भी एक तरीके का घी होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो वो भी जमना स्टार्ट होता है। तो जब वो जमेगा तो नलिका पर दबाव बढ़ेंगे, तो उसकी त्रिज्या अपने आप घट जाएगी, और जब त्रिज्या घट जाएगी तो उस कंडीशन में जो आपका हार्ट है उस पर बीपी ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि उस पर दबाव ज़्यादा पड़ेगा। जब उसको ब्लड चाहिए होगा और उसे कम मिलेगा, यानी त्रिज्या घट गई, तो उस पर प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा। इसीलिए आप देखेंगे मैक्सिमम जो अधिकतम हार्ट अटैक की संभावनाएं हैं वो सर्दियों में होते हैं। 50% हार्ट अटैक की समस्या सर्दियों में बढ़ जाते हैं, और जितने भी हार्ट अटैक से मौत है 90% आपको सर्दियों में ही देखने को मिलते हैं। सीधा सीधा यही रीज़न है, और वहीं से क्वेश्चंस बनाया गया है कि रुधिर वाहिकाओं की अगर हम त्रिज्या को कम कर देंगे तो बीपी पर, रक्त के दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम्स में बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और लास्ट प्रश्न आज की क्लास का आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है कि मनुष्य में सामान्य निरन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है, यानी कि प्रति 100 ml रुधिर में जो शर्करा का स्तर होता है, यानी कि आपके ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है 100 ml में, वो कितनी होती है। ऑप्शन ए कहता है 20 से 50 मिलीग्राम, ऑप्शन बी कहता है 50 से 70 मिलीग्राम, ऑप्शन सी कहता है 80 से 100 मिलीग्राम, और ऑप्शन डी कहता है 120 से 140 मिलीग्राम। मतलब एक नॉर्मल मनुष्य में जो उनका ब्लड होता है, अगर हम उनके ब्लड का 100 ml निकालें तो उसमें आप ग्लूकोज की मात्रा चेक कर सकते हैं। तो ग्लूकोज की मात्रा प्रति 100 ml एक सामान्य व्यक्ति में कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 100 ml रुधिर में लगभग ग्लूकोज की मात्रा 80 से 100 मिलीग्राम के बीच में होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जितने भी प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं उन सभी प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुँच पाए होंगे, क्योंकि आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया है। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं लगभग सभी प्रश्न आपके व्यावहारिक जीवन से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि आप चाहे कैसे भी पढ़ लीजिए, लेकिन जो एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं वो मोस्टली यही होता है कि एग्जामिनर आपका IQ लेवल चेक करता है कि आपने चीज़ों को समझा है या फिर आपने रट्टे लगाए। तो स्टूडेंट्स रटने वाले ज़्यादा समय तक एक्टिव नहीं हो पाते हैं, इसलिए टॉपिक को अच्छे से समझना, नॉलेज लेना ज़रूरी है। और ख़ासकर आप जिस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो कर रहे हैं सुपर टेट। तो सुपर टेट में आपको पता है कि आप एक अध्यापक बनने वाले हैं, और आप एक अध्यापक
तभी बन पाएंगे जब आपके पास नॉलेज होगा, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था का जो फोकस है वो किस तरफ है आप समझ सकते हैं। तो इनकी कोशिश ये है कि हमें एक नॉलेजेबल टीचर मिले, चाहे वो टीचर क्लास में जाके उतना पढ़ाए या ना पढ़ाए, लेकिन ये लेवल को टफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और लेवल को टफ बनाएंगे तो क्वेश्चन आपके व्यावहारिक जीवन से ज़्यादा पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछे जाएंगे कि ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियाँ हैं, क्योंकि ये बच्चे को पता है 206 हड्डियाँ हैं। तो इसलिए इस तरीके के सवाल नहीं बनेंगे। सवाल कुछ व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए बनेंगे, और व्यावहारिक जीवन से इसलिए जुड़े हुए बनेंगे ताकि आपके पास नॉलेज हो और आप राइट ऑप्शन तक पहुंच पाए। उम्मीद करता हूं कि यहां तक जितने भी प्रश्न हमने डिस्कस किए उन सभी प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पाए होंगे, क्योंकि आपने कंटेंट को अच्छे से कवर किया होगा। अगर नहीं कवर किया है तो पहले कंटेंट कवर कीजिए, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको पता चलेगा आपकी तैयारी किस प्रकार की है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में किसी भी तरीके के कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।